ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं अब चावल की। जी हां, चावल का रिकॉर्ड प्रोडक्शन साल 2018-19 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 1160 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन साल 2018-19 में एक्सपेक्टेड है। बीते साल के मुकाबले करीब 60 लाख मीट्रिक टन ज्यादा। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के स्टॉक में इतना चावल है जितना कि सालाना भारत का उत्पादन होता है। चीन का जहां पर सालाना उत्पादन 1500 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है, वहीं उसके रिजर्व्स में करीब 1200 लाख मीट्रिक टन चावल पड़ा हुआ है। ऐसे में जहां पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि चीन भारत से चावल के जो बंद दरवाजे थे उसने खोल दिए हैं, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि चीन के यहां से बहुत ज्यादा डिमांड नहीं निकल करके आए। 12 साल से लगातार चीन चावल का स्टॉक कर रहा है। इसके अलावा 1160 लाख टन चावल का स्टॉक इस समय पर चीन के रिजर्व्स में है। भारत का साल 2018-19 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 1160 लाख टन का। चाइना के रिजर्व्स में जो चावल का स्टॉक पड़ा है वो है 1160 लाख टन का। यानी कि जितना भारत का प्रोडक्शन है उतना तो उसके चीन के रिजर्व्स के अंदर पड़ा हुआ है। भारत के अगर रिजर्व्स की बात करें तो भारत के रिजर्व्स के अंदर इस समय पर 250 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक इस समय पर है। हमारे साथ विजय जी इस समय पर फोन लाइन पर दोबारा जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो चावल इंडस्ट्री बीते 4-5 साल से जर्जर हालत के अंदर है, बहुत बेहतरीन प्राइस नहीं मिल रहे, एक्सपोर्ट्स लगातार पिछड़े हैं। अभी एक दिन पहले अपेडा का डाटा निकल करके आया, उसने भी कहा कि बीते साल 17-18 के मुकाबले 18-19 के अंदर 7% के आसपास जो एक्सपोर्ट है वो पिछड़ा है अप्रैल से लेकर के और फरवरी का महीना। और जो इस समय पर चाइना के जो रिजर्व्स हैं वो 1160 लाख मीट्रिक टन, भारत का जो प्रोडक्शन है 1160 लाख मीट्रिक टन। क्या लगता है कहां पर उम्मीद की किरण? ऐसा है कि हमारा बेटर रियलाइजेशन वाला प्रोडक्ट है इंडिया का। हमने इंडिया के राइस की प्रॉपर प्रोफाइलिंग कभी नहीं की। इंडिया लॉन्ग ग्रेन राइस प्रोड्यूस करता है, कन्याकुमारी से ऊपर कश्मीर तक जो भी राइस है इंडिया का, ये सारा लॉन्ग ग्रेन टाइप 3 राइस है, जो कि आप ये मान के चलिए हेल्दी राइस है। जितना चाइना और ये दूसरे हमारे फार ईस्ट के कंट्री राइस प्रोड्यूस करते हैं वो स्टिकी राइस है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। नंबर 1, ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दुनिया में सबसे बढ़िया प्रोड्यूस कर रहा है। बेचने के टाइम पे हम कम रेट में बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो हमारी मार्केटिंग की कमी है। नंबर 1। लेकिन सेतिया माफी के साथ यहाँ पे टोकूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान जो चावल इस समय पर प्रोड्यूस कर रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल प्रोड्यूस कर रहा है। 11-21 बहुत बेहतरीन क्वालिटी, बासमती बहुत बेहतरीन क्वालिटी। क्या वजह रही कि अमेरिका आपका 10% जो आपका मार्केट शेयर था दुनिया के अंदर, वो 10% हिस्सा अमेरिका आपसे छीन करके ले गया? नहीं, ऐसा है, आप इसको दूसरे ढंग से देखिए जी कि जो आपको फरवरी तक का डाटा मिला है जी, जनवरी तक हमने 33 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट किया है। फरवरी में 6 लाख टन के RCSE रजिस्ट्रेशन जो हुई, जो लोगों को ऑर्डर मिले फरवरी में, वो भी अपीडा ने रिलीज किया, वो आपको 39 लाख टन की फिगर दिख रही है। अभी मार्च का फिगर इसमें जुड़ेगा तो हमारा जो ये फॉल दिख रहा है ये सारा खत्म हो जाएगा। और इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले साल से बासमती में 5% बढ़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। रियलाइजेशन भी पिछले साल से बेटर आया जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि बेटर रियलाइजेशन लाने के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर आपस में ही अगर compete करके हम अपने प्राइसेस को गिरा रहे हैं जी, तो उसमें सरकारी तंत्र ने जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग मार्केट फीस बनाई हुई है। हरियाणा में 4% मार्केट फीस है, पंजाब में 4% मार्केट फीस किसान से लेके एक्सपोर्टर को रिफंड कर देते हैं, ये भी दुर्भाग्य है देश का। और किसी अब दिल्ली स्टेट में 1% मार्केट फीस है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता तो लोग अंडर कटिंग करते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज है कि ब्रांड जो होते हैं वो प्रोडक्ट को दुनिया में नाम देते हैं। जैसे आप कोई भी अमेरिकन ब्रांड देखो, वो अमेरिका में पहले फेमस हुआ, उसके बाद वो सारी दुनिया में धीरे धीरे उन्होंने उसको फैला दिया। क्योंकि हमारे यहाँ से जो ब्रांड
महारानी है, KRBL का है, दावत है, कोहिनूर है, लाल किला है, और इसके अलावा और भी ब्रांड जो हैं जी आपने ब्रांडेड के ऊपर तो टैक्स लगा दिया जी और नॉन ब्रांडेड पे टैक्स छोड़ दिया। लेकिन इसका फ्लॉ देखो जी 200 रुपए किलो का चावल बिना ब्रांड वाला बिना टैक्स के बिक सकता है, और जी 20 रुपए किलो वाला चावल अगर वो ब्रांडेड है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जी तो सरकार को हमने ये बोला था कि आप जिस बैग के ऊपर FSSAI कोड लिखा गया वो कंज्यूमर के लिए है, उसमें सारा ही उसको ब्रांडेड मानो, उसको प्रीमियम मान के उसके ऊपर आप अपना GST लो, 5% लो, 2 लो या 3 लो, जो भी करना आप करो। सारी ट्रेड के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जी और जो प्लेन बैग है, ताकि जो हमारा देश का मेजॉरिटी जो जिनके पास परचेजिंग पावर कम है, जी तो सफेद बैग का जो मटेरियल है उसको आप उस पर बिना टैक्स के दे सकते हो, उस पर टैक्स मत लगाओ, वो रिटेल में बिक रहा है उसको फ्री कर दो। जी तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को रिविजिट करने की जरूरत है पॉलिसी को, और उससे सारा काम ठीक हो जाएगा। जी एक तीसरी चीज और है जी कि आपने जो लोग आप सरकार चाहती है किसान की आमदन दुगनी हो, ठीक है, और वो जरूरी भी है, किसान हमारी मेजॉरिटी है 70%, लेकिन जब जो लोग किसान की फसल का ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जी मैं चावल की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लार्ज स्केल में आगे उनको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जी जो कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो छोटे यूनिट के नाम पे उनको 5% का फायदा मिल रहा है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। तो ये जो कमी है इनको दूर कर दे अगर सरकार, तो जो सरकार की मंशा है कि भाई मैंने किसान की आमदन दुगनी करनी, तो उसका एक हिस्सा ये भी है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी कई बार फैसला लेने से झिझकती है। सरकार ने एक इशारा दे दिया कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि किसान को हर तरीके से उसकी लागत कम करो और उसकी आमदन बढ़े। तो अगर हम इवन लेवल प्लेइंग फील्ड कर देंगे तो सबके लिए दिक्कत है, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेतिया जी, अब यहाँ पर एक और भी सर्कमस्टांस निकल करके सामने आया है। वायदा कारोबार एक्सचेंजेस के ऊपर अब 11-21 ट्रेड होगी, मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो 11-21 का होता है, अब उसकी ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर भी होगी। तो क्या इसका फायदा आप ट्रेडर्स को, आप एक्सपोर्टर्स को मिलेगा? फार्मर इससे क्या लाभान्वित होंगे, या फिर जिस तरीके से दूसरी एग्रो कमोडिटीज हमेशा से विवादों के अंदर रही है, ये भी विवादों में आ जाएगी? मेरे को यही मानना है कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट होगा, मेरी इंडस्ट्री स्टॉक एक्सचेंज पे पहले कभी काम नहीं किया इंडस्ट्री ने, तो उसको मानते हुए मेरा मानना है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि आने वाले समय में ये किस तरह से इंडस्ट्री इसका फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, और किसान को कैसे इसका फायदा मिलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बनेंगे, जिसके हिसाब से ट्रेनिंग होगी, ये समय पता चलेगा, अभी तो कहना गलत है। जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर बहुत साफ तस्वीर नहीं है, थोड़ा सा जब ये लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि करनाल ही इसको डिलीवरी सेंटर भी रखा गया है, 11-21 का बाउल माना जाता है करनाल को, तो और मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स हैं वो करनाल से ही 11-21 का होता है। बहरहाल जो हमने अभी एक्सपोर्ट्स के जो डेटा देखे, पीड़ा ये कहता है कि ईरान को तो एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो यूएई को एक्सपोर्ट हो रहा था वो फिसल गया है, उसमें तकरीबन 40% से 50% की कटौती हो गई, इस वजह से एक्सपोर्ट जो है वो हमारा हार्म हो गया। क्या लगता है यूएई का जो बाजार है वो वापस से सुधरेगा? देखिए, यूएई और EU दो को लेके चलना। आप यूएई एक ऐसी मार्केट है जहां से री एक्सपोर्ट होता है। जब ईरान डायरेक्ट परचेज करता है तो यूएई में एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और EU का इशू है जहाँ पे एक्सपोर्ट फॉल किया है, और उसका कारण ये है कि वहाँ का एक नॉन टैरिफ बैरियर वाली बात है कि उन्होंने अपने गेहूं के लिए अपने पेस्टिसाइड के स्टैंडर्ड कुछ और रखे हैं, और जो यहाँ से चावल जाता है उसके लिए स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किए हुए हैं। तो वो भारत सरकार अपने स्तर से भी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार दोनों जगह पे कर रही है, जहाँ ये दूसरे देशों से नेगोशिएशन कर रही है कि भी अपने स्टैंडर्ड्स को आप ह्यूमन सेफ्टी बेस के ऊपर बनाइए,
और दूसरी तरफ हमारे अपने कंट्री में किसानों को भी और जागरूक करने के ऊपर काम हो रहा है कि भाई किसान, इसके लिए अपीडा, हमारी ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, अब हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ये सभी इस तरफ इनका ध्यान उठा है कि किसान को सही दाम दिलाने के लिए उसको जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको अच्छे बीज के बारे में ज्ञान देने की जरूरत है, अच्छी नर्सरी बनाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नर्सरी अच्छी है तो बाद में फसल को बीमारी कम आती है। और बीडीएफ से भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं कि हम किसानों को ये कह रहे हैं कि हर 16 फीट के बाद चलने का रास्ता छोड़ दो। ग्लोबल वार्मिंग से जो नई तरह के कीट आ रहे हैं, ब्लैक हॉपर, ब्राउन हॉपर, तो ये जड़ के पास होते हैं। जब आपको दवाई डालनी पड़ेगी तो आप नीचे की तरफ से डालोगे तो आपकी फसल के अंदर दवाई के अवशेष नहीं आएंगे। तो ये एक सघन प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं और जिसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है, कमीशन एजेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं, सरकारें भी सहयोग कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया अपनी साख को बनाए रखेगा और बढ़िया चावल एक्सपोर्ट करता रहेगा। मेरा एक अंतिम सवाल विजय जी, 11-21 का भाव आप अगले 2 से 3 महीने में क्या देखते हैं? क्या सपोर्ट मिलेगा? हालांकि मानसून की भी जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी नकारात्मक है, एल नीनो का इम्पैक्ट आ सकता है, बारिशें प्रभावित हो सकती हैं और सामान्य मानसून से कम बारिश की जो संभावना है उसका क्या राइस के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? जबकि हमारा जो इस बार स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई है, 250 लाख मीट्रिक टन। ऐसा है कि जो बारिश कम की बात है, एल नीनो इफेक्ट की बात है जी। क्योंकि अगर तो वाइड स्प्रेड रेंज हो जाती है, चाहे कम है लेकिन सारे देश में बट के बारिश होती है जी। तो आप ये मान के चलना कि उससे हमारी फसल ठीक आ जाएगी। बासमती का जहाँ तक विषय है, बासमती क्योंकि कम पानी लेती है तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये दबाव कम आएगा। ठीक है भाई साहब। ओके। और प्राइस क्या देखते हैं आप? प्राइस क्या देखते हैं? प्राइस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगला 1 महीना तो प्राइस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 2018 की क्रॉप जो है इसके प्राइस नीचे नहीं आने वाले, लेकिन 2019 में प्राइस एक बार दोबारा पोजीशन करेंगे अपने आप को, क्योंकि किसान हमारे, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो एक बार अच्छा रेट मिल गया तो उसी फसल की भरपूर बुझाई कर देता है जी। तो उसका दबाव जरूर आएगा। तो मेरा सुझाव किसानों के लिए है कि सब फसलें बांट के लगाएं, एक ही फसल के पीछे मत भागें। यानी आपका कहने का मतलब है एक बार करेक्शन देखने को मिल सकती है प्राइसेस में, एक डिप हाँ, मारेगा। वो नई क्रॉप के अंदर कुछ करेक्शन होगा, क्योंकि इस टाइम प्राइसेस जो है 11-21 के 40 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। 1509-3600 रुपए बिक रही है जी। जो कि इसी सीजन के स्टार्ट में 27-28 और 35 के आसपास थी। तो मैं समझता हूँ इसमें दोबारा करेक्शन पिछले साल के आसपास भाव वापस आएंगे। पिछले साल के मतलब ये माने कि 32-3300 रुपए 11-21। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए मार्केट टाइम्स पर। विजय जी के मुताबिक बड़ी खबर यहां पर यह निकल करके आती है कि प्राइस बासमती के 11-21 वैरायटी यानी पूसा 11-21 का जो प्राइस है वो लुढ़क करके आ सकता है। वो प्राइस 3200 रुपए से 3300 रुपए के बीच में प्राइस देखने को मिल सकता है। जो नई अराइवल्स हैं उस पर एक प्रेशर देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर। 3200-3300 रुपए का एक प्राइस एस्टीमेट यहां पर देखने को मिल सकता है। पूसा 11-21 के धान के प्राइस नीचे आ सकते हैं, एक बार प्राइस बाजार जो है वो करेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। चावल की बात करें तो हालांकि कई मुद्दे विजय सेतिया जी ने यहां पर उठाए। पहला मुद्दा विजय जी ने यह उठाया कि जो जीएसटी का जो डिफरेंस है, जो ब्रांडेड राइस है, ब्रांड जिसके ऊपर लग गया उसके ऊपर 5% की जो जीएसटी की मार है और जो नॉन ब्रांडेड है यानी कि लूज राइस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो यहां पर एक गैप आ जाता है, यहां पर मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो खेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बाजार के अंदर दो धड़े बन चुके हैं और जो बाजार का की जो हेल्थ थी उस हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक इंपैक्ट आया है। वो इंपैक्ट की वजह से चावल इंडस्ट्री जो पहले से जूझ रही थी एक सेटबैक से, एक्सपोर्ट्स के सेटबैक से, और जो जर्जर हो चुकी थी वो इंडस्ट्री एक बार फिर से थोड़ी सी दबाव के अंदर यहां पर जरूर दिखाई दी है। इसके साथ ही जो चाइना का उन्होंने जिक्र किया, चाइना चूंकि
जो चावल वहाँ पर चलता है चाइना मार्केट के अंदर में, वो थाई चावल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से, और जो इंडिया का जो चावल है वो बिरयानी बनाने के काम में ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। पूसा 1121 हो गया, बासमती हो गया, और उसका जो अरोमा है वो एक डिफरेंट क्वालिटी का अरोमा है। इसलिए चाइना बहुत बड़ा बाजार ये नहीं देखते हैं कि चाइना से बहुत ज़्यादा उम्मीद बासमती के लिए या फिर पूसा 1121 के लिए लगाई जाए। आशीष कथुरिया हैं हमारे साथ में, पंजाब राइस मिल एसोसिएशन के सेक्रेटरी इस समय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आशीष जी, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, 1160 लाख मीट्रिक टन का देश का चावल का उत्पादन, बीते साल से 60 लाख मीट्रिक टन ज्यादा, एक्सपोर्ट पिछड़ गया है, 7% का यहाँ पे डेफिसिट बताया है एपीडा ने, और कमी देखने को मिल रही है। ईरान को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है, लेकिन यूएई मार्केट पिछड़ गया है। अगर पूरे एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो जो 40 लाख मीट्रिक टन का जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट है, क्या लगता है वो 40 लाख मीट्रिक टन का जो टारगेट है वो अचीव होगा क्या 2018-19? देखिए मनचंदा जी, जो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डेफिसिट है, दैट इज वो सिर्फ नॉन बासमती के केस में है। जो गैर बासमती चावल है उस केस में जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल के मुकाबले करीब आज की तारीख में 12 लाख टन की कमी दर्ज की जा रही है। जब हम बात करते हैं बासमती की, तो बासमती की जो पैदावार थी, उपज थी, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल तकरीबन 7% कम थी। ऐसे हालातों में आप माफ कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है बासमती का वो पिछड़ा है? जी, प्रोडक्शन पिछड़ा है, एक्सपोर्ट में कमी दर्ज नहीं की गई है बासमती की खास करके, जबकि नॉन बासमती में जो 12 लाख टन की कमी जो है वो दर्ज की गई है। ये मान सकते हैं कि नॉन बासमती ट्रेड के लिए, खास करके इंडिया के लिए, भारत के लिए काले बादल छाए हुए हैं। उसका कारण ये है सीधा सीधा कि 400 लाख टन जो है एमएसपी के तहत जो खरीद करती है सरकार, उसमें इस बार एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की गई, जिसकी वजह से चावल के जो प्राइस है इंडिया मार्केट में वो तकरीबन 180 से 200 रुपए उछल गए। ऐसे में जब थाईलैंड जो एक बहुत बड़ा पैदावार करता है चावल में, नॉन बासमती में, उसको compete कर पाना इंडिया के बस की बात नहीं है। तो जो बायर कंट्रीज है नॉन बासमती की, गैर बासमती चावल की, वो भारत का रुख छोड़ के दूसरे देशों में जहां पे सस्ता चावल मिल रहा है वहां से खरीद कर रहे हैं। इस वक्त नॉन बासमती में थाईलैंड सबसे आगे चल रहा है। जी मनचंदा जी। और चाइना से एक उम्मीद जगी थी साल 2018 में आपके लिए, उन्होंने बंद दरवाजे खोल दिए। एक उम्मीद थी कि चाइना का अगर बाजार खुलता है तो चावल इंडस्ट्री जो जर्जर हो चुकी थी, जो काफ़ी साइडलाइन पे हो गई थी, उसको एक उम्मीद थी कि चलो चाइना के दरवाजे खुल गए हैं, चाइना अगर एक्सपोर्ट होगा, बढ़ेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर सबको मुनाफा मिलेगा और चावल इंडस्ट्री एक बार फिर से अपने कदमों के ऊपर खड़ी होकर के आगे की तरफ रुख करेगी। लेकिन चाइना की तरफ से वो जो उम्मीदें थी वो धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है मनचंदा साहब आपने। जो चाइना का बाजार है वो एक बहुत बड़ा बाजार है अपने आप में। चाइना की जो पैदावार है वो आज भी भारत के मुकाबले में ज्यादा है, पर बराबर अगर उसकी खपत देखें तो खपत भी उसकी बहुत ज्यादा है। चाइना ने अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो डे बाय डे कम कर रहे हैं। चाइना, ये माना जा सकता है कि म्यांमार के ऊपर, बर्मा के ऊपर जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था। वो अपना सारा जो चावल है वो बर्मा से खरीद रहा था, म्यांमार से खरीद रहा था, जिसको चलते हुए भारत के साथ भी उन्होंने एक टाई अप किया था कि भारत के लिए जो नॉर्म्स है इंपोर्ट के वो थोड़े रिलैक्स करेंगे वो। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक तौर पे भी देखें तो कोई ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जिस वजह से चावल के व्यापार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चाइना जो है वो भारत को कोई चावल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट नहीं दे पाया। दूसरी बात फिर वही आ जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने एमएसपी के कारण से पिछड़ गए हैं। हम अपने एमएसपी ज्यादा होने की वजह से, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने निश्चित किया है, उस वजह से हमारे जो चावल के भाव है भारत में महंगे हो गए हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज के भाव जो है वो सस्ते हैं। ऐसे हालातों में इंटरनेशनल मार्केट में जो गैर बासमती चावल है वो अपनी निखार खो चुका है।
ये माना जा सकता है मनचंदा जी। जी जी, तो ये तो गैर बासमती की बात हुई, क्या बासमती के ऊपर इसका कोई नकारात्मक असर आएगा क्या? नहीं, बासमती में अगर हम पिछले साल के मुकाबले भी देखें मनचंदा जी, तो इस साल जो है वो तकरीबन 15 से 20% भावों की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले जी। आज के दिन में अगर बात करें तो पिछले साल तकरीबन जो व्हाइट ठेला था बासमती का वो 63 से 64 रुपए एक्स मिल में कारोबार हो रहे थे जी। जो आज की तारीख में 70 से 72 रुपीज के 72 रुपए की आज खरीदारी दर्ज की गई है। ओके, तो ऐसे में माना जा सकता है कि बासमती के ऊपर इसका कोई डेंट नहीं है जी। बासमती के ट्रेड में इसका नुकसान नहीं आएगा। एक्सपोर्ट अब निरंतर है, पिछले साल के मुकाबले 2% की वृद्धि दर्ज की जा रही है खास करके बासमती के, और पैदावार बासमती की कम होने की वजह से इसमें नुकसान नहीं रहेगा आने वाले समय में। हाँ, ये अलग बात है कि खास करके गल्फ के देशों की जो खरीदारी है वो किस तरह की उनकी परचेज पावर रहती है, क्योंकि आर्थिक संकट गरमाया हुआ है। ईरान के ऊपर भी रियाल जो है उसकी वैल्यू अपनी खो चुका है। इस वजह से कहां तक इसकी बढ़त देखी जा सकती है चावल के भावों में बासमती में, ये कुछ कहना मुश्किल है। बाकी ये नहीं लगता है कि कोई बासमती की ट्रेड में नुकसान रहेगा इस बार। एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल कथुरिया साहब, अगर हम देखें तो अभी वायदा कारोबार में पूसा 11-21 की एंट्री होने जा रही है अगले महीने से। जून कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा ICX पर, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर। इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स इसके लिए तैयार हैं? देखिए, दो तरह के बाजार होते हैं, एक रियल मार्केट होती है और एक हाइपोथेटिकल मार्केट होती है। जो रियल मार्केट होती है उसमें खरीदो फरोख्त जो है वो रियलिटी में होती है, जो माल की लेन देन है वो असल में होता है। जबकि जो कमोडिटी एक्सचेंज की जो मार्केट है वो वायदा बाजारी से ही समझ आता है कि इसमें प्रैक्टिकल शेप में कुछ जाता आता नहीं है। सिर्फ एक कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर अगर भाव बढ़ते हैं तो बढ़त दर्ज करते हैं, अगर कम होती है तो कम दर्ज। पर इतना जरूर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकल मार्केट्स की वजह से प्रैक्टिकल मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल रंगत देखने को मिल सकती है। नुकसान देखने को मिल सकता है, आपका ये कहना है? नहीं, नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। किस तरह का नुकसान हो सकता है? मैं आप माफ कीजिएगा, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कमोडिटी एक्सचेंज अगर शुरू होगा, बासमती अनलिस्टेड होगी, तो क्या बासमती के प्रैक्टिकल जो खरीदो फरोख्त है उसमें नुकसान होगा। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। कोई ये वायदा बाजारी का इसके ऊपर कोई बड़ा असर नहीं देखा जाएगा वायदा कारोबार का, क्योंकि एक्सचेंज का ऐसा मानना है कि इससे आपको फोरकास्ट भविष्य का प्राइस पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को हैज कर सकते हैं, अपने रिस्क को सेव कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो तकरीबन 2000 प्रोडक्ट में आज भी डील कर रही है जी। अगर हम जीरे की बात करें, हल्दी की बात करें, ऑनियन की बात करें, तो वायदा बाजारी में तो उसके ऊपर भी असर आना चाहिए था जी। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं आता है। कई बार तो हल्दी के भाव आसमान को छूने लग जाते हैं जी। यहाँ तक कि ग्वार गम जो है वो भी कमोडिटी एक्सचेंज में लिस्टेड है, और उसके भी भाव 200 रुपए वाली चीज के 32,000 रुपए क्विंटल तक चले गए जी जी। तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हाइपोथेटिकल मार्केट और रियलिस्टिक मार्केट में दोनों में फर्क रहता है। दोनों में फर्क रहता है जी। जो रियलिस्टिक मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस मेंटेन करती है जी। जो हाइपोथेटिकल वो एक अपेक्षा होती है कि बाजार इतने तक बढ़ सकता है या इतने तक गिर सकता है जी। ये जरूरी नहीं है कि वो अपेक्षा 100% ठीक रहेगी जी। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। कथुरिया साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे, अब अगले 1 से 3 महीने में आपको क्या लगता है प्राइस कहां पर जाएंगे चावल के? तो मैं तो बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखता बासमती और नॉन बासमती दोनों में ही। तो उसका कारण ये है कि जो गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं या अरेबियन कंट्रीज हैं, तभी के ऊपर आर्थिक मंदी का दौर छाया हुआ है, जिसकी वजह से रियाल के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है जी। उनकी इकोनॉमी जो है वो डगमगाई हुई है। क्रूड ऑयल में कोई ज्यादा तेजी नहीं है, जिस वजह से उनकी जो परचेज पावर है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को लगता नहीं है कि वो ज्यादा अधिक वैल्यू पे करने की पोजीशन में है। यानी कि इस वजह से मैं तो ज्यादा बढ़त नहीं देखता। प्राइस नीचे आएंगे, करेक्शन होगी नीचे, ये मान के चलिए कि 2-3% ऊपर नीचे चल सकता है, इससे ज्यादा ना तो नीचे जाएंगे और ना ही ऊपर जाएंगे। एक दायरे में कारोबार, निजी तौर पे मानना ही है। एक दायरे में कारोबार होगा
एक दायरे में कारोबार होगा। और इस साल खास चीज आपने भी देखी होगी मनचंदा साहब कि इस साल जो बासमती के भावों में कहीं पे भी फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिली है। एक कांस्टेंट प्राइस जो है वो रेजिंग में रहा है, अपवर्ड रहा है। जैसे जैसे स्टॉक्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा भाव बढ़त बढ़त में देखा जा रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा इस बार फ्लैक्चुएशन नहीं देखी है कि अक्सर 11-21 के नाम इसीलिए जाना जाता था कि कभी तो इसके भाव 11 रह जाते थे और कभी 21 रह जाते थे। और पिछले ये 9 महीने के दरमियान में तो ज्यादा भारी तेजी या भारी नुकसान नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल एक दायरे के अंदर कारोबार हो रहा है। आशीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष कथूरिया थे हमारे साथ में, पंजाब राइस मिल एसोसिएशन के सेक्रेटरी। उन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि एक दायरे के अंदर हम हो सकता है चावल के कारोबार को ट्रेड होते हुए देखें और करीब करीब 2 से 3% का एक दायरा यहां पर दिखाई दे सकता है। वक्त हो गया है अब यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मुनाफे की खबरों का सिलसिला जारी है।